बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम डिबेट रूम में खुश आमदीद। मैं उसामा जाहिद हूँ और नाज़रीन, मुसलसल आपको इस हवाले से हम आगाह करते आए और मुसलसल हमने प्रोग्राम में कहा कि ये जो जंग का आगाज़ हो चुका है इसका इख्तिताम नहीं है। इसकी चंद गहरी वजूहात हैं। आज के प्रोग्राम का आगाज़ करने से पहले वजूहात आपके सामने रखूँगा, फिर असद काजी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, वो इस पर अपना तज्जिया देंगे। नाज़रीन, जो ये जंग है इसका मुसलसल मैं कहता आया कि इसका अब इख्तिताम नहीं है। उसकी चंद अहम तरीन वजूहात हैं। उसकी वजूहात ये हैं कि जिस तरह से मैंने गुज़श्ता अपने वीलॉग्स में बात की कि कुछ रूहानी क़ुव्वतें और कुछ शैतानी क़ुव्वतें पूरी दुनिया का कंट्रोल हासिल करने के लिए दर पे हैं। दोनों तरफ से मनसूबा बंदी जारी है, दोनों तरफ से हालात व वाक़यात का मुशाहिदा किया जा रहा है। ना ट्रंप खुद मुख्तार है, ना नेतन्याहू खुद मुख्तार है, ना अमेरिका खुद मुख्तार है। ये तमाम निज़ाम जो ये कंट्रोल होते हैं, ये पीछे से उन शैतानी क़ुव्वतों के हाथों कंट्रोल होते हैं जिन्हें आप एलुमिनाटी या फ्रीमेसनरी की सूरत में सुनते आए हैं। इसी तरह से एक सालिहीन की जमात जो हज़रत महदी के लिए कोशा हैं, जो निज़ाम आलम को अपने तरीके से संभालने की कोशिश कर रही है, एक वो जमात पसे पर्दा जिसमें हर तरह के मकतब फ़िक्र के लोग, उलमा की एक सालिहीन की जमात इसमें शामिल है, वो कोशा है। वो अपना निज़ाम आलम को एक अपने तरीके से ढालने की कोशिश कर रहे हैं। पाकिस्तान का इसमें अहम तरीन किरदार है, पाकिस्तान का इसमें अहम तरीन किरदार है, पाकिस्तान का इसमें अहम तरीन किरदार है। लेकिन इस निज़ाम के साथ नहीं, इन शख्सियात के साथ नहीं। एक बुज़ुर्ग ने बात की थी कि पाकिस्तान की हाँ और ना में अक़वाम आलम के फ़ैसले होंगे तो होंगे, और लेकिन अभी नहीं, इस निज़ाम के इन शख्सियात के साथ नहीं। जो कुछ पाकिस्तान की इज़्ज़त मिली है सर आंखों पे, हम इसको वेलकम करते हैं। लेकिन अब जो सूरत हाल मैं प्रोग्राम के आगाज़ में आपके सामने रख रहा हूँ, ट्रंप एक कठपुतली है, एक मोहरा है, और इसकी जो ज़हनी कैफियत की वजह से इसको इक़्तिदार दिया गया कि इससे अपनी मर्ज़ी के फ़ैसले करवाए जाएंगे, इसको जंग के अंदर धकेला जाएगा और ग्रेटर इसराइल के लिए इससे बड़े मकासद हासिल किए जाएंगे, और इसीलिए इसको यूटिलाइज़ करते हुए ईरान के ऊपर अटैक किया गया और इस जंग को फैलने के लिए इक़दाम किए गए। लेकिन अंदरूनी तौर पे और बैरूनी प्रेशर की वजह से अमेरिका के अंदर एक प्रेशर क्रिएट हुआ, जिसकी वजह से मौजूदा सूरत हाल में ट्रंप ने पीछे हटने की कोशिश की। लेकिन जो क़ुव्वतें पीछे बैठी हैं, अगर ट्रंप इस सारे मसले से पीछे हटता है तो ट्रंप की कुर्बानी दी जा सकती है, उसका इल्ज़ाम ईरान पे लगा के दोबारा इस जंग को गरमाया जा सकता है। ट्रंप इस वक्त एक तरफ सियासत बचाने के दर पे है, दूसरी तरफ जान बचाने के दर पे है। इस सारी सूरत हाल को पीछे वो शैतानी क़ुव्वतें क्रिएट कर रही हैं। इसी बुनियाद पे मैं ये बारहा कहता आया कि इस जंग का इख्तिताम नहीं है, कोई मुज़ाकरात कामयाब नहीं होंगे, ये जंग बढ़ेगी, ये पूरी दुनिया को लपेट में लेगी। ये वर्ल्ड वॉर 3 जिसको आप आर्मेगेडोन भी सुनते आए हैं, जंग मुलहमा का आप तज़किरा सुनते आए, अहादीस में, कुरान और सुन्नत में और दूसरी इस्लामी किताबों में इसका तज़किरा है। इसका जो कोल्ड फेज़ था वो 9/11 से उसका आगाज़ हो चुका था। अब इस पर फिर कभी हम बात करेंगे 9/11 किस तरह से यहूदियों को किस तरह से फ़ायदा दिया गया। अब इसका हार्ड सेशन का बाकायदा तौर पर आगाज़ हो चुका है। इस जंग का कोई इख्तिताम नहीं है, ये वाज़े तौर पर क्लियर है। ये अभी कुछ कूल हो सकती है, ये पॉज हो सकती है, कुछ लम्हों के लिए रुक सकती है, ये दोबारा तैयारी के लिए रुक सकती है, लेकिन इस जंग का इख्तिताम नहीं है। ये बढ़ती चली जाएगी, ये पूरी दुनिया को अपनी लपेट में लेगी। निज़ाम आलम एक नए फेज़ के अंदर दाखिल होने जा रहा है, ये बात क्लियर है। असद, बहुत शुक्रिया। हम मुसलसल प्रोग्राम्स में इस बात का तज़किरा करते आए हैं और ये सारी सूरत हाल आपके और मेरे सामने है। इस सारी सिचुएशन पे आप क्या कहेंगे? देखिए, आपने काफ़ी लंबा इंट्रो कर दिया। मेरा ख्याल है हम इसके ऊपर तो मुख्तलिफ प्रोग्राम में जिक्र कर चुके हैं, लेकिन थोड़ा सा हम जब दावा करते हैं तो फिर दलीलें भी देना पड़ती हैं लोगों को। एक चीज़ तो वाज़ेह होगी कि कुछ लोग हमारे यहाँ वो ये कह रहे हैं कि ये वसाइल की जंग है। देखें, इसराइल का कितना नुकसान हो चुका है, उनको वसाइल से कोई फिक्र नहीं, उनका माली नुकसान भी बहुत हुआ है, जानी नुकसान भी बहुत हुआ है, वो दोबारा अपने पाँव पर खड़े हो जाएंगे। ईरान के पास भी वसाइल की कमी नहीं है, वो मेरे ख्याल दुनिया में तीसरा बड़ा मुल्क है तेल की पैदावार में, वो भी अपने पाँव पर खड़ा हो जाएगा। अमेरिका के मतलब भी कहा जा रहा है कि वो भी अब ये तेल की कीमतें बढ़ाने और डाउन करने के लिए गेम हो रही नहीं,
ये सारी की सारी गेम जो है वो इस तरह ही लेके चल रहा है। और आपको अंदाज़ा होगा कि उसने शाम के ऊपर कब्जा कर लिया हुआ है। ये लोग कहते हैं कि शाम के ऊपर जब चाहेगा वो अपनी फौजें दाखिल कर लेगा, कोई रुकावट नहीं है कि वो जो बंदा बैठा है वो उनका अपना जाती है। इराक में भी यही सूरत है, इराक के ऊपर भी है, फिर आपने देखा लेबनान के ऊपर, फिर उर्दन के ऊपर कंट्रोल उन्हीं का है। ये सारा वो एक हिस्सा है जो ग्रेटर इसराइल के प्लान में है, प्लान में। और जो हमें चीज़ नजर नहीं आती, दुनिया भर में मल्टीनेशनल कंपनी जितनी भी हैं वो इसराइली और यहूदियों की हैं। उनको फंड से आ रहे हैं। आप बर्गर खा रहे हैं मैकडोनल्ड का तो उनको फंड से आ रहे हैं, आप पेप्सी की बोतल पी रहे हैं उनको फंड से आ रहे हैं, उनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा। चूंकि बाकिया मालियाती इदारे भी वही चला रहे हैं, शायद IMF, बल्कि शायद यकीनी तौर पर IMF ही उन्हीं के कंट्रोल में है और उन्हीं का इदारा है। तो इसका मतलब है उनको यहाँ से कुछ वसाइल नहीं लेने थे, क्योंकि एक वेनेजुएला के बाद तो पूरी दुनिया के तेल के ऊपर कंट्रोल ही उनका है, और फिर पेट्रो डॉलर भी उन्हीं के कंट्रोल में है। तो ये चीज़ें जो हमारे यहाँ कुछ दावे लोग करते हैं कि जी ट्रंप जो कि बिजनेसमैन है और इस तरह खेल रहे हैं, नहीं, ट्रंप बार बार इस जंग से निकलना चाह रहा है, लेकिन उसको घसीट के, उसकी टांगे घसीट के दोबारा वो सिस्टम में ले आते हैं। रात को शोर मचा जी, पाकिस्तानी जितनी भी हमारी इस्टेब्लिशमेंट है इन्होंने मिलकर ईरान को कहीं ना कहीं कायल कर लिया है। और वाकई इसमें हमारी भी कामयाबी है, ईरान की भी कामयाबी है कि ईरान दुनिया को ये दिखाना चाह रहा है कि हम पुरअमन कौम है, हम पुरअमन मुल्क है, हम कभी भी किसी के ऊपर जारियत नहीं करने वाले। ये जितनी भी जारियत की है हम तो दिफा कर रहे थे, तो उसने अपने हरमत को खोलकर बता दिया कि भाई ये रास्ते हैं, यहाँ से जाएं, लेकिन कंट्रोल हमारा रहेगा। तो यहाँ पर मेरा ख्याल है ईरान ने एक अच्छी चाल चली है। लेकिन जो चीज़ आप कह रहे हैं, ये जंग पॉज ज़रूर हुई है, इस टाइम सीज़ फायर हुआ है, लेकिन ये दोबारा ही चलेगी और तैयारी दोनों साइडों से हो रही है। वो भी अपनी तैयारी कर रहे हैं, ये भी तैयारी कर रहे हैं। अब चूंकि मैं हर दफ़ा लोगों को कहता हूँ, चूंकि अमेरिका सुपर पावर है, उसकी जब बेइज्जती हुई है उसको नुकसान उठाना पड़ा है, तो मैं चूंकि ये भी कहता होता हूँ कि नुकसान जंग का वही मुल्क बढ़ता है जिसको नाकामी होती है। तो अब ईरान का नुकसान कौन भर रहा है? अमेरिका, इन मुज़ाकरात के थ्रू। तो नुकसान जब उसका हो रहा है तो वो कभी भी नहीं चाहेंगे कि ये जंग रुके, वो किसी ना किसी तरीके से ईरान के ऊपर काबू पाना चाहते हैं। लेकिन ईरान ने अपनी हिम्मत से, अपने जोश जज्बे से और आवाम की सपोर्ट से ये साबित किया है कि वो अब नाकाबिल तस्खीर है, हालांकि वो एटमी ताकत नहीं है। अब जो अहम चीज़ है, आप ना हरमज़ अमेरिका और बाकी वाले के लिए तो अहम है, ईरान के लिए अहम नहीं है। ईरान चाहता तो आज से 40 साल पहले भी कब्जा कर लेता, उसको टैक्स लगा लेता। उसके लिए अहम है अपनी एटमी सलाहियत को मनवाना और एटमी सलाहियत हासिल करना। जिसके ऊपर अब बात हो रही है वो है यूरेनियम। बाकी कोई चीज़ें नहीं, बाकी वो चीज़ें देने को भी तैयार है। उनको पता है कि ईरान एटमी सलाहियत हासिल कर गया तो 1 मिनट भी नहीं लगाएगा हमारे ऊपर हमला करने के। लेकिन गाय साहब, यहाँ पे चूंकि आपने बड़ा तफसीली इसको एक्सप्लेन किया, यहाँ पे एक और चीज़ बड़ी अहम है, पाकिस्तान की अफवाज का सऊदी अरब के अंदर जाना और अमेरिका के अड्डे ख़त्म करने की बात की गई थी। आपने भी गुज़श्ता प्रोग्राम में इसकी तस्दीक की, लेकिन आज की रिपोर्ट ये है कि अमरीकी फ़ौज 10,000 की तादाद में सऊदी अड्डे पे तैनात की गई है। तो इतनी बड़ी तादाद सऊदी अड्डे पे दोबारा लाने का और दोबारा वसाइल लाने का क्या तुक बनता है? अगर पाकिस्तान की फ़ौज सऊदी अरब के दिफा में खड़ी है तो सऊदी अरब अमरीकी फ़ौज को दोबारा इतने बड़े रास्ते क्यों फ्राहम कर रहा है? मैं मुसलसल ये जिक्र कर रहा हूँ कि जब से फायरबंदी हुई है, सीज़ फायर हुआ है, अमेरिका को जरूरत नहीं हो रही वो ईरान के ऊपर अटैक करे। गीदड़ बपकियाँ ये भी दबाव डालना, जैसे वो बड़े बड़े बहरी बेड़े ले आया, किसी एक बहरी बेड़े ने अपना काम दिखाया, वो तो उनके मिसाइल की रेंज से भाग गए थे पीछे और उनको भागना पड़ा। आपने हरमज़ को ये खुला नहीं सके, खोली तो जब भी खोली उसने खोल ली। मैं समझता दुनिया अब ईरान की बात को तस्लीम करती है, अमेरिका रोज़ नई बातें करता है। ऐसा मैं समझता हूँ, मुझे नहीं समझ आई कि अमेरिकन जैसी काबल कौम, जीनियस कौम एक ऐसे मस्खरे को इक़्तिदार में ले आई और उसको समझ ही नहीं है वो क्या बात करता है। ये तो प्रोग्राम में आवाज़ में कह चुका कि ये तो आवाम की पसंद से आया हुआ शख्स ही नहीं है, इसको शैतानी कुव्वतें अपने लिए हथियार इस्तेमाल करने के लिए, लेकिन अब लोग उसकी बात मानने की बजाय ईरान की बात मानने को तरजीह देते हैं। अब ये जितने मर्जी वहाँ पर अपने फौजी ले आए सर, ये ईरान के ऊपर अटैक नहीं कर सकते। ईरान दोबारा, मेरा ख्याल है इस सीज़ फायर के अंदर जो भी उसने अपनी कुव्वत लूज़ की थी वो दोबारा हासिल कर ली होगी। और आज मैं देख रहा था कि चाइना ने वहाँ पर अपने जहाज बहरी बेड़े पहुँचा दिए, तो उनको दोबारा असला पहुँचा दिया गया है। अगर वो तैयारी कर रहे हैं तो ईरान भी पूरी तैयारी कर रहा है और फिर सेटेलाइट मदद हासिल है उनको, तभी तो वो टारगेट अचीव कर रहा था।
और उनका एक भी मिसाइल अपने टारगेट से अमेरिका अटका नहीं लगा। सिर्फ यहाँ पे ईरान के साथ नहीं लड़ रहा, वो रूस और चाइना के साथ भी फाइट कर रहा है। जी। तो ये चीज़ आपको माननी पड़ेगी। देखें, डायरेक्टली कभी भी अमेरिका चीन से नहीं लड़ेगा, डायरेक्टली वो कभी भी रशिया से नहीं लड़ेगा। अब क्या हुआ है, जब दुश्मन गलती कर रहा हो, ये चीन कहता होता है दुश्मन ने गलती कर रहा तो उसको गलती करने देनी चाहिए ताकि वो हमें फायदा दे। तो आप देखें कि उसने नाकाबंदी की अपना हरमज की, तो चाइना के तो जहाज को नहीं रोक सका। अब चाइना 90% ईरान से तेल खरीदता है, तो ईरान को तो सपोर्ट मिल रही है, उसकी तो इकॉनमी चल रही है। आपने देखा इस जंग के अंदर नुकसान होता है, लेकिन जब तक आप देखें वो युआन में वहाँ से टैक्स वसूल करता रहेगा, तो उसकी तो तजारत ही सारी ईरान से चाइना से है। तो चाइना के होते हुए इस टाइम फुल फ्लैश सपोर्ट मिल रही है, साथ पाकिस्तान की भी कहीं ना कहीं हमायत मिल रही है, बकिया ममालिक में सऊदी अरब ने भी हमायत कर दी है। अब वो जितनी मर्जी अमेरिका तैयारी कर ले, अब वो इस काबिल नहीं रहा कि वो ईरान को बराबर। सब यहाँ पे हमें छोटी सी ब्रेक पे जाना है, वापस आएंगे और बात करेंगे कि आने वाले दिनों में अमेरिका अपनी सुपर पावर खो रहा है, तो आने वाला इस मुकाबले के लिए किस तरह से तैयारी कर रहा है। लेते हैं छोटी सी ब्रेक और ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। बात जारी थी जिस तरह से असद काजी साहब ने वाज़ेह तौर पे कहा कि अमेरिका अपनी सुपर पावर खोने के दर पे है। बिल्कुल मैं इससे एग्री करता हूँ कि अमेरिका को तबाही के दहाने पर लाने में डोनाल्ड ट्रंप का एक कलीदी किरदार अदा है और कलीदी किरदार अदा किया। असद काजी साहब, आपने जिस तरह से कहा कि डोनाल्ड ट्रंप ने अपने कलीदी किरदार अदा किया अमेरिका को एक इस तरह से शिकस्त खुर्दा मुल्क बनाने के लिए, तो क्या समझते हैं जो मद्दे मुकाबिल है अमेरिका के चाइना, वो एक ऐसी गेम खेल रहा है बगैर लड़े बगैर हथियार उठाए, एक बिजनेस माइंड के साथ वो पूरे निज़ाम आलम को अपनी तरफ खींचने में कामयाब हो रहा है, अपने जो मकासद हैं उनको कामयाबी तक ले जाने के लिए मुकम्मल कोशा है। चाइना का किरदार कैसा बड़ा स्लो डाउन और बड़ा हिकमत अंगेज है, कैसे देखते हैं? मैं देखें, चाइना अमेरिका की तरह सुपर पावर नहीं बनेगा, वो बेसिकली सुपर पावर बन चुका है। ना वो अनाउंस करेगा, ना उसको जरूरत है, ना उसको देखें एक मुल्क का जहाज गुजरे किसी की जरूरत नहीं है, उसके जहाज एक सदर होता है, एक वज़ीर आज़म होता है, एक बंदा पीछे बैकफुट पे पूरे निज़ाम को चला रहा होता है, तो उसको ना ओहदे का लालच है, ना वो चुदराहट की कुर्सी पर बैठना चाहता है। देखें चौधरी जो बनेगा वो वही है। देखें मैं कभी कभी जिक्र करता होता हूँ, जैसे जैसे अमेरिका की प्रॉक्सीज थी, सेम इसी तरह ईरान की भी प्रॉक्सीज थी। प्रॉक्सीज ये होती है जो आलमी ताकतें होती हैं, वो अपने मुल्क से बाहर अपनी प्रॉक्सीज तैयार कर रही होती है। बिल्कुल। ईरान ने क्या किया, उसने शाम में अपनी प्रॉक्सी तैयार की, उसने यमन में तैयार की, उसने इथोपिया में, मलेशिया में, और इसके अलावा मैंने देखा है यमन में, और बाकी आप देखे हैं लबनान के अंदर भी। तो अब जितनी भी कौमें लड़ रही थी वो ईरान के लिए लड़ रही थी ना। तो अब भी ये हमने देखा है कि जब भी अगली कोई ताकत बनेगी मुसलमानों में, वो ईरान बनेगी आलमी ताकत। अब ताकतें क्योंकि 3-4 हो गई हैं। एक टाइम था यूरोप में बरतानिया पूरी दुनिया के ऊपर रूल करता था, फिर एक वक्त आया अमेरिका पूरी दुनिया पर रूल करता रहा, फिर रूस और अमेरिका थे। लेकिन वो चूंकि मुल्कों पर कब्जा करते थे, अमेरिका ये करता था कि वो पपट्स बैठा देता था, वो मुल्कों के ऊपर कब्जा नहीं करता था। अमेरिका अपने मनपसंद रजीम लाता था, अपने हुक्मरानों के जरिए वो पूरे मुल्क को कंट्रोल करता था, वो पाकिस्तान हो, वो इंडिया हो, वो चाहे यूरोप का कोई मुल्क हो। अब क्या हुआ कि आहिस्ता आहिस्ता से लोगों ने बगावत करना शुरू कर दी। अब ना यूरोप अमेरिका के कंट्रोल में रहा ना, और ये जो इनिशिएटिव है वो ईरान ने लिया। ईरान ने अमेरिका की जो सुपर पावरी है, वो मैं हर बार कहता हूँ, वो आपने हरमज में दफन कर दी है। अब लोग ईरान से बातचीत करते हैं, अमेरिका से नहीं करते। और अमेरिका ने नेटो बनाया हुआ था, और नेटो का भी मेरा ख्याल अब वही असर होगा जो अमेरिका का असर हो रहा है। तो नेटो आहिस्ता आहिस्ता टूट रहा है। तो ये चुदराहट कहीं ना कहीं खत्म हो रही है, लेकिन वो चौधरी फिर 2-3 बन जाएंगे। उसमें रूस भी बनेगा, चीन भी बनेगा, ईरान भी बनेगा, और पाकिस्तान भी जब मुआशी तौर पर मजबूत होगा तो पाकिस्तान भी एक खित्ते में आलमी ताकत होगा, तो दुनिया के फैसले पाकिस्तान करेगा। तो अब चूंकि निज़ाम बदलने जा रहा है, तो जो एक फैसला करने वाला मुल्क था अमेरिका, कम अज कम अब वो उस फैसला करने की वो अपनी सालियत खो बैठा है। अब उसकी कोई मर्जी नहीं है, उसकी मर्जी पर कोई अमल नहीं हो रहा।
अच्छा काई साहब, अगर डॉलर डाउन होता है जिस तरह से हो रहा है, चीनी युआन जो है वो ताकत पकड़ रहा है, रूस बकायदा चीनी युआन को सपोर्ट कर रहा है, और भी बहुत बड़े ममालिक, यूरोप जो है, कैसे यहाँ पे यूरोप का किरदार हम देखते हैं, इटालियन प्राइम मिनिस्टर है जॉर्जिया मेलोनी, और इस तरह फ्रांस के जो प्रेसिडेंट मैक्रोन हैं, दोनों ने बड़े खतरनाक बयान दिए अमेरिका के हवाले से। नेटो ने अमेरिका के साथ खड़े होने से इनकार कर दिया। कल ट्रंप ने कहा कि मुझे नेटो की जरूरत नहीं थी, मैं उसे आजमा रहा था, अब अगर उन्हें पेट्रोल चाहिए तो मुझसे राब्ता कर ले, वरना मुझे नेटो की जरूरत नहीं है। यूरोप पीछे हट गया अमेरिका से, लेकिन इजराइल वजह बना। बहुत लॉस किया अमेरिका ने इजराइल की वजह से। अब यूरोप पूरा अगर पाउंड पे यूरोप पे खेलता है, लेकिन चीनी युआन को मजबूत करने के लिए एशिया के अंदर से धक्का चाहिए। भारत का अहम किरदार है, यूरोप साइड पे है, भारत अभी पोजीशन वादे नहीं कर सका, अमेरिका पाकिस्तान के साथ तारीफें कर रहा है, भारत खामोश है। चाइना अपने पाउंड के अपने युआन को आगे ले आना चाहती है। ये सूरत किस तरह से कंट्रोल होगी? यूरोप कहाँ पे स्टैंड करेगा? वो तो अलग हो चुके हैं अमेरिका से भी। भारत कहाँ पे स्टैंड करे? भारत का खड़ा होना बड़ा माने रखता है, बहुत बड़ा मुल्क है, तो वो भी अभी तक अपनी पोजीशन वाज़ेह नहीं कर सका। रूस और चीन युआन को किस तरह से एक्सप्लेन करेंगे? वहां पर आपने मेजर की वीडियोस देखी, मेजर को वो गालियां पड़ी हैं इंडिया में। देखें, ये वाजिया हो गया है कि जब अमेरिका और इसराइल को कुट पड़ी है ईरान से, उसके बाद अब लोग उनकी हमायत नहीं करना चाहते। पूरी दुनिया में सारी की सारी हमायत इस वक्त ईरान और बाकी ममालिक की तरफ जा चुकी है। ठीक है, अब जो मुल्क या कोई बंदा अगर इसराइल को भाई मानता है या उनकी सपोर्ट करता है, तो फिर उनको लान तान होती है। तो ये आप वीडियो क्लिप्स निकाल लें, आपने वो अभी नेट यूट्यूब पे वायरल हुए हैं कि मेजर की बड़ी अच्छी खासी क्लास हुई, और ये इंडिया को अब तस्लीम करना पड़ गया है कि हमने गलती कर ली। हम जब गैस इंडिया इसे ईरान से ले रहे थे, जब हम तेल ईरान से ले रहे थे और हमारे बॉर्डर पे था, चाबहार इनको दी, लेकिन गद्दारी वो ईरान के साथ करते रहे। लेकिन फिर भी ईरान ने कम से कम उनको कल ये चीज़ मानना है कि हमारा एक ताल्लुक़ है और हम उसको कायम रखेंगे। तो ईरान बड़ी अच्छी पॉलिसी चला रहा है, पढ़े लिखे लोग हैं, समझदार लोग हैं। अब चूँकि दुनिया के ऊपर कंट्रोल चीन करना चाह रहा है, लेकिन चीन डायरेक्टली ना कभी किसी मुल्क के साथ लड़ेगा और ना वो लड़ना चाहता है। उसके लिए उसको एक मुल्क मिल गया ईरान, और ईरान की जितनी पॉलिसी हैं, क्यों ईरान ने कहा मैं युआन में पैसे लूँगा, क्योंकि उसकी डायरेक्ट तजारत है उनके साथ, और सामान जितनी चीज़ें हैं, रॉ मटीरियल है, वो जो कुछ भी तजारत कर रहा है वो डायरेक्टली वही चीन से कर रहा है। तो ये दोनों मुल्क मिलकर ईरान को सुपर पावर बनाएंगे। और पाकिस्तान के जब 2 दिन हमारे फील्ड मार्शल साहब गए, तो मेरे ख्याल उन्होंने बड़ी खुलकर चीज़ें बातें उनको बताई होंगी, और पाकिस्तान ने आज तक ईरान की बहुत मदद की है। आपको याद होगा, आज इंटरनेशनल मीडिया ये बातें कर रहा था कि वो यूरेनियम की अफसुदगी में डॉक्टर कदीर ने इनको सपोर्ट किया, और वो जो डिज़ाइनिंग दी थी, नक्शे जो डिज़ाइन दिए थे उसके एटमी प्लांट के, वो भी उन्होंने कहा जी डॉक्टर कदीर ने किया, जिसकी वजह मुशर्रफ ने उनको बचाया। तो ये ओवरऑल चीज़ों का अगर हम इस टाइम अंदाज़ा लगाएं, तो ईरान ने अपने आप को मनवा लिया, और ये अब खित्ते में तुर्की, पाकिस्तान, ईरान, चीन, रूस, ये सारे अब मिलकर एक इत्तेहाद बनाने जाएंगे, जो इनकी अब वक्त की जरूरत। आपको लगता है कि पाकिस्तान इस इत्तेहाद में किरदार अदा करेगा? एक तरफ ट्रंप कह रहे हैं कि 2 बेहतरीन शख्सियात, पाकिस्तान मुझे पसंद करता है, तारीफों के पुल बांधते हैं, तो यहाँ पे हम अमेरिका को हमारे हुक्मरानों ने ट्रंप को कैसी बात कर रहे हैं? ट्रंप ने अपने असलियत दिखाई है, हमारे हुक्मरानों उसको जज कर लिया था। एक बंदा जो हमारे हुक्मरान में इतनी सलाहियत नहीं है जज कर सके। हाँ, इस सलाहियत है। इस टाइम हाफिज साहब ने, क्या लगता है आपको, 2-3 दिन के दौरे में उन्होंने बस सैरें की हैं, उन्होंने ईरान को कायल भी किया और सूरत हाल वाज़ेह भी किया। उनको बताया होगा कि इस बंदे का कितना टाइम है, दोबारा ट्रंप अब इक़्तिदार में नहीं आ सकेगा। अब जब भी कोई नई हुकूमत आएगी अमेरिका में, वो ईरान के साथ कंप्रोमाइज़ भी करेगी और उसकी हैसियत को तस्लीम भी करेगी। तो इस सूरत हाल में पाकिस्तानी हुक्मरान सिर्फ ये डंग टपाओ पॉलिसी अपना रहे हैं। वो ट्रंप को भी राज़ी रखे हुए हैं, वो आलमी ताकतों की भी राज़ी रखे हुए हैं। उनकी ये कोशिश है कि हम कहीं पीछे ना जाएं। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया काई साहब, इस पर बड़ी तफसीली बात करने की ज़रूरत है। आने वाले प्रोग्राम में इस हवाले से हम मज़ीद गुफ्तगू करेंगे। काई साहब जो तज्जिया दे रहे थे, इसको आगे लेके चलने की कोशिश थी, लेकिन टाइम हमारे पास कम है, प्रोग्राम का टाइम में इख्तिताम पजीर हो रहा है। आने वाले प्रोग्राम में इस पर तफसीली बात करेंगे। पाकिस्तान जो पॉलिसी इख्तियार किए हुए है, ये पॉलिसी कितनी कामयाब है? क्या हम इतनी कश्तियों में सवार होकर कामयाबी के साथ आगे बढ़ पाएंगे? क्या हम सभी को खुश कर पाएंगे?
हम चाइना और अमेरिका दोनों के साथ सफारती ताल्लुकात को मेंटेन रख सकेंगे। ये एक चैलेंज है और पाकिस्तान इसमें कितना कारगर साबित होता है ये देखना है। आने वाले प्रोग्राम में इस पर तफसीली बात होगी। अपने मेज़बान उसामा जाहिद को दीजिए इजाज़त। अल्लाह के बाद।